नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न एसटी यूट्यूब चैनल पे। और जो डेमो क्लासेस जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे थे, जो 2 डेमो क्लासेस हम आपको पॉलिटिकल साइंस का जो कोर्स है उसके रिगार्डिंग प्रोवाइड कर चुके थे। ये अपनी जो लास्ट डेमो क्लास है, ये हम प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे क्योंकि जो आपका जो जून 2024 का जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, वो आपका अगले 1 से डेढ़ महीने में कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग हम जो एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ लेके आएँगे, वो हम स्टार्ट करेंगे अपने चैनल पे और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़े रहें और यही टाइम है आपको अच्छे से अपना जो एग्ज़ाम है जो दोबारा होने वाला है 101% एनटीए इसको जल्दी से जल्दी कंडक्ट करवाएगी। ठीक है? क्योंकि आपका सीएसआईआर का जो नेट का जो एग्ज़ाम था, अब वो भी अभी के लिए रोक दिया गया है, तो इसलिए ये एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट करवाए जाएँगे और जल्दी ही इनका जो शेड्यूल है, टाइमलाइन है, वो आपको जारी कर दी जाएगी। तो आज का जो लेक्चर है इसमें आज हम देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में जो छोटे जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जो थ्योरीज़ है इंटरनेशनल रिलेशन की उनके बारे में तो हम बात करते ही हैं, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो बहुत ही छोटी-छोटी टर्म है कि जिसमें हम देखते हैं कि कैसे सिटी स्टेट क्या होता है, ठीक है? हम देखते हैं कि नेशन क्या है, स्टेट क्या है, ठीक है? सिटी स्टेट क्या है? एम्पायर क्या है, नेशन स्टेट क्या है, इन चीज़ों के बीच में आज हम छोटे डिफरेंस देखेंगे। बहुत ही बेसिक बेसिक डिफरेंस है और ये आपसे डायरेक्ट काफ़ी बार पूछा जा जा सकता है कि इन जो टर्म्स है इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है? इंटरनेशनल रिलेशन जब भी हम पढ़ते हैं तो उसको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, ठीक है? एक तो वेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं और एक अपना जैसे ये बताया जाता है कि जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो 2 इवेंट हमें ज़्यादातर बड़े बताए जाते हैं। एक तो ये जो कि क्या है वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है? और दूसरा ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 की। ये जगह कहाँ पे है? वेस्टफेलिया, जर्मनी, ठीक है? तो ये जो 2 इवेंट है एज़ ए सब्जेक्ट जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है? तो हम देखते हैं कि जो 2 बड़े इवेंट जो बताए जाते हैं कि जहाँ से इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट की शुरुआत होती है, वेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, उसमें बताया जाता है कि जो 2 बड़े इवेंट हैं, इनके बाद इस सब्जेक्ट की जो एस्टैब्लिशमेंट होती है, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 हो गया और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हो गया, इनके बारे में हम आगे हम पढ़ेंगे कि क्या इनका इम्पैक्ट रहा है और जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया क्यों साइन की गई थी, क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है? तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहले क्या है कि एवोल्यूशन ऑफ नेशन स्टेट्स हम देखेंगे कि जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपके सामने आती हैं कि स्टेट क्या है, नेशन क्या है, ठीक है, सिटी स्टेट्स क्या है, फिर एम्पायर क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, फिर नेशन स्टेट क्या है। इनका एक सीक्वेंस से हम इसमें पढ़ेंगे कि इनके जो डिफरेंसेस हैं वो भी हम जानेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं स्टेट और नेशन के बीच में बता देता हूँ आपको। नेशन क्या है? एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है? जिनकी कल्चर सेम है, जिनकी लैंग्वेज सेम है। बेसिकली कुछ ऐसा नेशन को हम ऐसा बोल सकते हैं जिसमें लोगों का पर्सनल जो टच है, जो उनको बांधे रखता है, जैसे उनका कल्चर हो गया, उसकी लैंग्वेज होगी, उनका फूड हो गया, तो ये सब वहाँ पे जो वो लोग रहते हैं उनको एक नेशन के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। लेकिन स्टेट जहाँ पे है, स्टेट को एज ए फॉर्मल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के तौर पे लिया जाता है, ठीक है? ये डिफरेंस है इन दोनों टर्म्स में कि नेशन और स्टेट में आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस निकल के आता है कि किसी जहाँ पे लोग रहते हों, एक फिक्स टेरिटरी हो उसकी, ठीक है, गवर्नमेंट हो, लेकिन वहाँ पे उसको कंसिडर कैसे किया जाएगा कि इसको स्टेट बोले या नेशन बोले। तो नेशन का सबसे बड़ा यही बात है कि जो लोग वो वहाँ रहते हैं
उनकी आपस में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, क्योंकि कल्चर सेम होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हम इंटरनेशनल रिलेशन में ही पढ़ेंगे कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आफ्टर कोल्ड वॉर, जब कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है 1991 में, उसके बाद क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन क्यों उभर के आता है, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन में उनका कल्चर है, कल्चर को लेके उनके स्पेसिफिक डिस्प्यूट होते हैं, तो जो सिविलाइजेशन उनके एक दूसरे के साथ क्लैश होने लगते हैं। तो नेशन में सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि उसकी आपकी लैंग्वेज सेम होगी, ठीक है, उनका कल्चर सेम होगा, उनका फूड वगैरह ये सब सारा, तो इससे एक पर्सनल कनेक्शन बनता है लोगों के बीच में। और वहीं पे स्टेट जो है आपका, ये एक फॉर्मल इंस्टीट्यूट के तौर पे, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के तौर पे स्टेट उस जगह को नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ नेशन स्टेट के बारे में देखते हैं कि जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम प्लेटो और एरिस्टोटल पढ़ते हैं, ठीक है, जब भी हम प्लेटो और एरिस्टोटल पढ़ते हैं तो बार बार हमें देखने को मिलता है सिटी स्टेट, सिटी स्टेट। तो सिटी स्टेट का मतलब क्या है, ठीक है, एक सिटी जिसको कंसीडर किया जाता है एज ए स्टेट, ठीक है, कि एक एक सिटी है जिसको हम एक स्टेट की तरह कंसीडर करते हैं। इसीलिए प्लेटो क्या कहता था कि एक स्टेट की जो परफेक्ट जो पॉपुलेशन है वो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, 5040। ऐसा क्यों कहता था वो इसलिए कहता था कि उस टाइम पे जो छोटी जो सिटीज हुआ करती थी, यदि एम्पायर होता, मान के चलो उस टाइम पे प्लेटो एरिस्टोटल के टाइम पे यदि एम्पायर होते, सिटी स्टेट नहीं होते, तो क्या कभी वो बोलते कि जो जो पॉपुलेशन है वो किसी स्टेट की जो परफेक्ट पॉपुलेशन 5040 होनी चाहिए? ऐसा हो ही नहीं सकता कि एम्पायर इतना बड़ा होता है तो पॉपुलेशन भी तो ज्यादा होगी उसकी। लेकिन यहाँ पे जब हम सिटी स्टेट के बारे में बात करते हैं, तो सिटी स्टेट का मतलब यही है कि एक सिटी जिसको हम स्टेट की तरह कंसीडर करेंगे। इसलिए सिटी जो होती है उसकी एक लिमिटेड पॉपुलेशन होती है। प्लेटो आपको बताता भी है कि 5040 एक परफेक्ट जनसंख्या होती है एक सिटी की। तो इसलिए ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि एक सिटी जो है उसको स्टेट की तरह कंसीडर किया जाए, तब उसको सिटी स्टेट बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सिटी स्टेट के बाद उभर के आता है अपना रोमन एम्पायर, ठीक है। लेकिन रोमन एम्पायर में एक फैक्ट की बात मैं आपको बता देता हूं कि जो रोमन एम्पायर है वो पहले क्रिश्चियन नहीं थे। इनके जो आखिरी राजा हुए थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपनाई थी। उसके बाद जितने भी रोमन एम्पायर में जितने भी लोग थे वो कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियनिटी में। पहले इनका अपना एक अलग धर्म था। जैसे इनके जो भगवान थे, ये ज्यादातर अपने जो प्लेनेट है, वीनस हो गया, जुपिटर हो गया, ये इनके भगवानों के नाम थे रोमन एम्पायर के। ये क्रिश्चियन नहीं थे, इन्होंने क्रिश्चियनिटी बाद में अपनाई थी, ठीक है। इनके जो लास्ट जो किंग थे वो कभी जब हम पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में उसके बारे में, कभी हम मैं इसराइल के बारे में जिक्र करूंगा उसका फॉर्मेशन के बारे में, तब हम रोमन एम्पायर के बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे कि कैसे क्रिश्चियनिटी की तरफ चला गया था, ठीक है। ये फैक्ट है, ये बस आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है सिटी स्टेट के बाद रोमन एम्पायर आता है। तो थोड़ा सा यदि हम इंटरलिंक करके देखते हैं कि अभी मैंने बताया कि प्लेटो और एरिस्टोटल तक हमें देखने को मिलता है सिटी स्टेट, लेकिन एरिस्टोटल, अरस्तु का जो शिष्य था, डिसाइपल था, वो क्या कौन था, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको बोलते हैं। तो उसका एक विजन था कि मैं एक एम्पायर खड़ा करूं, मैं एक सिटी के अंदर मतलब नहीं रह सकता, मैं इसको, मतलब एक हिसाब से ये मान लो कि जो उसके माइंड में जो एक्सपेंशन की जो थिंकिंग थी वो थी। इसलिए हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर यहाँ हमारे जो हिंदुस्तान है यहाँ तक दरवाजे तक आ गया था। तो इसका मतलब क्या है कि अब सिटी स्टेट धीरे धीरे एम्पायर बनने लगते हैं, एक्सपैंड होने लगते हैं, एक दूसरे जो बराबर की जो सिटीज हैं या जो हैं उनको कैप्चर करते जाते हैं और अपने अंडर लेते हैं उनको, ठीक है।
ये कहते हैं कि ये एक एम्पायर है, एम्पायर के अंडर जो अलग अलग सिटीज हैं वो रह सकती, ठीक है। तो ये ऐसे हम लिंक करके देख सकते हैं कि जो प्लेटो और एरिस्टोटल तक हमें सिटी स्टेट देखने लगती है, लेकिन अलेक्जेंडर जो उनका शिष्य है वो आता है, वो क्या करता है, वो एम्पायर की जो टेंडेंसी है, जो सोच है, वो डेवलप करता है और वो कहता है कि हम इसको एक्सपेंड करेंगे। और उसमें क्या होता है अपना, कि जो रोमन एम्पायर है उसके अंडर क्या है कि डिफरेंट नेशनैलिटी के लोग एक रूल के अंडर रहने लगते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि मान के चलो कि यूरोपियन यूनियन का एग्जाम्पल लेते हैं, 27 आज के अंदर उसके अंदर मेंबर, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो सभी एक साथ रहते हैं, ठीक है, उनकी अपनी अपनी एक फॉरेन पॉलिसी है, ठीक है। लेकिन यदि जो जो 27 देश हैं इनके इनके ऊपर एक रूलर बैठा दिया जाए, मान लो वो अलेक्जेंडर ही मान लो, अलेक्जेंडर को एक रूलर बिठा दिया जाए, तो इसका मतलब क्या है कि ये अपने अपने काम तो करेंगे लेकिन एक रूलर के अंडर करेंगे, ठीक है। ऐसे इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि ऐसे जो जो रोमन जो एम्पायर था वो अलग अलग, जो मान लो सिटी स्टेट ही कंसीडर कर लो या कोई और नेशन है छोटा, उसको कैप्चर करते जाते थे और अपने अंडर लेते थे। फिर उनको कुछ पावर्स दी जाती थी कि तुम अपना रूल रेगुलेशन अपने संभालो लेकिन आप रहोगे हमारे एम्पायर के अंडर, रोमन एम्पायर। तो इसलिए रोमन एम्पायर को क्या बोला जाता था, कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड भी बोला जाता था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपना सिटी स्टेट्स के बाद जो एम्पायर जो सिस्टम है वो निकल के आता है, ठीक है। एम्पायर सिस्टम में क्या होता है कि एक एम्पायर है जिसमें छोटे छोटे जो नेशनलिटी जो हैं, जो अपनी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी वगैरह ये सब रूल करते हैं, लेकिन मेन जो पावर है वो जो एम्परर के पास होती है। तो वो एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो कि अलेक्जेंडर ने जितना भी एरिया जो कैप्चर किया उसमें सब अपने अलग अलग रहते थे, लेकिन वो राजा सिर्फ अलेक्जेंडर को ही मानते थे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सिटी स्टेट से हम धीरे धीरे रोमन एम्पायर की तरफ चले गए, ठीक है। अब रोमन एम्पायर में क्या है कि अब हम देखते हैं कि रोमन एम्पायर अपना बन गया, फिर क्या है, अलग अलग नेशनैलिटी के लोग रह रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो सब में क्या होता है कि जो रिलीजन थोड़ा अलग अलग होता है, ठीक है। यदि हम क्रिश्चियनिटी को लेके चले तो क्रिश्चियनिटी में भी है ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं। तो उनके जो बीच में जो रिलीजियस क्लैश होते हैं उन पे जो झगड़ा होने लगता है धर्म को लेके, उसके बाद क्या होता है कि इस चीज पे झगड़ा हो जाता है कि आप पॉलिटिक्स को धर्म के साथ मर्ज करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। क्या उस स्टेट जो है, यदि एम्पायर जो प्रिंस है मान लो राजा है, वो रिलीजन से ऊपर है या नीचे है, इस चीज को लेके डिस्प्यूट होने लगता है। तो जब भी हम पढ़ते हैं आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी हम एंशियंट की बात करते हैं, मतलब जब प्लेटो सोक्रेटिस के बात करते हैं, तो उस टाइम पे रीजन जो है, हर चीज का कारण ये पूछना, तो ये चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। मतलब इसको तवज्जो दी जाती है, धर्म को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन जैसे ही हम मध्यकालीन मेडिवल में आते हैं, वहां पे क्या होता है कि रिलीजन को तवज्जो दी जाती है, ठीक है। उसके बाद ये जो मध्यकालीन में जब हम बात करते हैं, ये सब उसी टाइम की बात हो रही है, तो मध्यकालीन में क्या होता है कि आपके धर्म को तवज्जो ज्यादा देने लगते हैं, ना कि रीजन को, कि हर चीज के रीजन को पूछा जाए, कारण को थोड़े, ठीक है। तो अब उसके बाद मेडिवल के बाद क्या आता है, अपना मॉडर्न आता है, जो आपका मॉडर्न आ गया। मॉडर्न में क्या होता है कि साइंस को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, ठीक है। कि सबसे पहले रीजन को तवज्जो दी जाती है, फिर धर्म को तवज्जो दी जाती है, अब साइंस को जो मॉडर्निटी है वो साइंस को ज्यादा, साइंटिफिक ज्यादा होती है, ठीक है। और जब पोस्ट मॉडर्न की बात करते हैं, जब पोस्ट मॉडर्न की बात करते हैं, तब हम देखते हैं कि जैसे नीड से जैसे जो थिंकर हैं वो कहते हैं गॉड इज डेड,
इसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा रिलीजन को तवज्जो नहीं देते, वो साइंस को भी थोड़ा शक की नजर से देखते हैं, संदेह की नजर से देखते हैं कि साइंस जो हमें बता रही है क्या वो अल्टीमेट ट्रूथ है। वो बताते हैं कि किस हिसाब से, जिस हिसाब से साइंस हमें कुछ चीजें बताती है, लेकिन हमारा जो यूनिवर्स है वो धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहा है। तो क्या जो साइंस की थ्योरीज हैं जो आज एप्लीकेबल है, साइंस कहता है कि जो थ्योरीज हमने दे दी वो यूनिवर्स के हर एक एस्पेक्ट में एप्लीकेबल है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। पोस्ट मॉडर्न कहते हैं ऐसा नहीं है। हर कोई भी जो थ्योरी होती है वो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल परफेक्टली एप्लीकेबल नहीं होती, उसके सरकमस्टांसिस चेंज होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपको ये पता है कि मास और वेट के बीच में डिफरेंस, ठीक है, तो यही यदि अर्थ पे बात करें तो जो मास और वेट, अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि आपको ये पता होना चाहिए, बेसिक सा साइंस है कि मास और वेट के बीच में डिफरेंस क्या आता है। तो मेनली जो फैक्टर जो आता है अपना, वो ग्रेविटी का फैक्टर पड़ता है। तो यहाँ अर्थ पे हम बात करें तो अपना जो ग्रेविटी जो इन्फ्लुएंस करती है वो अलग करती है। और यहीं पे यदि मान लो यहाँ पे जो वैल्यू दे दी गई कि ग्रेविटी इतना इम्पैक्ट डालेगी, क्या इतना ही मून पे भी डालेगी? ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो पोस्ट मॉडर्न है वो साइंस को क्या करते हैं, संदेह की नजर से देखते हैं कि आपने जो थ्योरी दी वो बिल्कुल परफेक्टली हम माने या ना माने। तो ये जो चार चीजें आपको ध्यान रखना है कि एंशंट में रीजन को तवज्जो, कारण को तवज्जो दी जाती है, हर चीज में रीजन पूछा जाता है, ठीक है, उसको प्रोमिनेंट ऊपर रखा जाता है। मध्यकालीन मेडिवल की बात जब बात करते हैं उसमें धर्म को तवज्जो दी जाती है, ठीक है, और जो मॉडर्न में मोर साइंटिफिक होते हैं, साइंस को तवज्जो दी जाती है। लेकिन पोस्ट मॉडर्न में हम क्या, हम ना रिलीजन को ज्यादा तवज्जो देते हैं और साइंस को भी संदेह की नजर से देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रोमन एम्पायर जब खत्म होता है, रोमन एम्पायर के बाद, रोमन एम्पायर के बाद अपना क्या निकल के आते हैं, नेशन स्टेट निकल के आते हैं। लेकिन ये किस ट्रीटी के कारण होते हैं? ये एक ट्रीटी साइन की जाती है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, 1648। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार इससे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इस ट्रीटी की वजह से रोमन एम्पायर का एंड हो जाता है, एम्पायर सिस्टम का एंड हो जाता है, और जो नेशन, जो स्टेट हैं, वो उभर के आते हैं, ठीक है। ये उभर के आते हैं। अभी हम देखेंगे कि वेस्टफेलिया जो ट्रीटी है उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे, आउटकम्स क्या थे, और इसकी जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री है उसके बारे में हम देखेंगे कि जो जो वेस्टफेलिया ट्रीटी है इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव और जो हिस्ट्री रही है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि ये बताया जाता है कि जो नेशन स्टेट है ये एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि वेस्टफेलिया में हम बात करेंगे ट्रीटी में, तो उसमें जो स्टेट के जो कुछ करेक्टर के बारे में ये बताते हैं कि एक स्टेट, नेशन स्टेट के क्या क्या करेक्टर होने चाहिए, ठीक है। यहां तक हमें समझ में आ गया कि कैसे हम सिटी स्टेट से रोमन एम्पायर तक आए, रोमन एम्पायर से हम नेशन स्टेट तक आए, और नेशन स्टेट में हम जब अप्लाई करते हैं क्या, जब बॉर्डरलेस वर्ल्ड को अप्लाई करते हैं, कैपिटलिज्म को अप्लाई करते हैं, तो वो धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाने लगता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हम उसमें ग्लोबलाइजेशन को भी पढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन कैसे निकल के आया, क्या उसके कारण हैं, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि हम लेयर टू लेयर चल रहे हैं, सिटी स्टेट, एम्पायर, और उसके बाद अपना क्या आता है, अपना ये नेशन स्टेट, ठीक है, और उसके बाद अपना ग्लोबलाइजेशन की तरफ नेशन स्टेट चले जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे क्या होता है अपना कि जो, अब जो जो इंटरनेशनल रिलेशन का एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि एज ए सब्जेक्ट कैसे इवोल्व होता है। हमने जो बेसिक जो टर्म थी वो अपनी देख ली हमने कि क्या सिटी स्टेट होता है, क्या रोमन एम्पायर था, क्या अपना नेशन स्टेट है, नेशन स्टेट क्यों आया, वेस्टफेलिया ट्रीटी 1648 में साइन की गई, और जो वेस्टफेलिया ट्रीटी है उसके बारे में हम आगे देखेंगे कि उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह जो मैंने बता दिया। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा मैं पहले बता दूं, इंटरनेशनल रिलेशन अभी हम वेस्ट के नजरिए से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम चाणक्य जी के बारे में पढ़ेंगे, वो भी एक
जैसे उनकी जो सप्तांग थ्योरी हो गया, मंडल सिद्धांत हो गया, वो भी इंटरनेशनल रिलेशन में बिल्कुल परफेक्टली आज भी इम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में अभी हम वेस्ट के नजरिए से पढ़ रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट को जो इन्होंने बताया कि जो दो बड़े इवेंट हुए, एक तो 1919 मतलब वर्ल्ड वॉर वन अपना खत्म हो गया, और दूसरा इन्होंने बताया ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बारे में बात। तो इसमें ये क्या कहते हैं कि ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो सबसे नया डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का कंसीडर एज ए सब्जेक्ट मान लो कि जो सबसे नया सब्जेक्ट है। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि कोई भी वो चीज जो अपने रूल और नॉर्म्स के अंडर रहे। आपको एक डिसिप्लिन सिटीजन क्यों माना जाता है? क्योंकि जो स्टेट ने, जो आपकी कंट्री ने, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ड्यूटीज दी हैं, या फिर जो स्टेट आपको लॉज आपको बताते हैं कि आपके ये रूल और नॉर्म्स हैं, इनको आपको फॉलो करना है, वो एक डिसिप्लिन सिटीजन माना जाता है। तो इसी हिसाब से यदि इस सब्जेक्ट को देखें तो ये सबसे नया क्या है, सब्जेक्ट को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन को। और जो पहला जो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाता है वो अपना यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में किया जाता है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ जो वेल्स है, यहाँ पे पहला डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया जाता है, और जो फर्स्ट चेयर उसको बोला जाता है वुड्रो विल्सन चेयर। अब यहाँ से हमें पता लगता है कि जो वुड्रो विल्सन कौन थे, ये अपने थे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो यहां से हमें पता लगता है कि जो इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल रिलेशन में यूएस का, वो काफी रहने वाला है। क्योंकि आपका यूनाइटेड नेशन से पहले हमने पढ़ा होगा कि लीग ऑफ नेशन है, उसका आइडिया वुडरो विल्सन ने दिया था। जो लिबरल इंटरनेशनल रिलेशन के आइडियाज हैं, ठीक है, तो वो जैसे कलेक्टिव सिक्योरिटी वगैरह हो गया, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में, तो वो सब वुडरो विल्सन ने दिए थे अपने। तो इसलिए जो पहली जो चेयर है उसका नाम वुडरो विल्सन चेयर रखा जाता है। और जो पहले इसके जो चेयर पर्सन होते हैं वो होते हैं एल्फ्रेड जिम्रन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनके जो पहली जो चेयर के जो आ, जो एक हिसाब से मान लो कि जो पहले चेयरमैन इस हिसाब से मान लो कि वो आपके कौन थे, एल्फ्रेड जिमरन थे। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल जो पुराना इंटरनेशनल रिलेशन है वो कहते हैं कि जो रिवॉल्व करता है वो पॉलिटिकल साइंस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, वो हिस्ट्री के चारों ओर रिवॉल्व करता है, और वो लॉज हैं, जो कानून है उसके चारों ओर रिवॉल्व करता है। लेकिन अभी के टाइम पे जब ये चीजें हो रही होती हैं तो हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो एज ए पॉलिटिकल साइंस की डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल इमर्ज फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस, कि इसमें ज्यादा पॉलिटिकल साइंस से इमर्ज होके जो अपना इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट निकल के आता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण क्या, क्यों ऐसा क्यों होता है? एक मिनट, ये क्या हो गया? एक मिनट। हाँ, तो ये सबसे बड़ा जो अपना कारण निकल के आता है इसमें कि आपका कारण क्या है कि जो पॉलिटिकल साइंस से इमर्ज होके निकलता है अपना इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट। तो इसका सबसे बड़ा कारण अपना क्या है? अरे, एक मिनट। हाँ, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो सब्जेक्ट है वो अपना पॉलिटिकल साइंस से निकल के इसलिए आता है क्योंकि जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं हम हमेशा किसकी बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं। कि इंटरनेशनल रिलेशन में जो सबसे बड़ी जो चीज है, जो स्टेट है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट एक्टर है, जो रोल प्ले करता है इंटरनेशनल रिलेशन में, वो अपना क्या है, स्टेट है।
ये हमें पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब क्या है कि जो जो वर्ल्ड है उसमें डिफरेंट कंट्रीज हैं, उनके बीच में हमें रिलेशनशिप देखना है। तो उनके क्या रिलेशन है, तो उसमें स्टेट का ही मेन रोल रहता है कि स्टेट का है भाई, इंडिया के रिलेशन पाकिस्तान के साथ कैसे हैं, इंडिया के रिलेशन यूएस के साथ कैसे हैं, इंडिया के रिलेशन जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ कैसे हैं। तो मेन जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं हमारे दिमाग में हमेशा कंट्री ही आती है कि किस कंट्री के रिलेशन, किस स्टेट के रिलेशन। ठीक है, तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस के तो से इमर्ज होके निकलता है अपना इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि अभी के टाइम पे कॉन्टेम्पररी इंटरनेशनल रिलेशन जो थ्योरीज हैं, कॉन्टेम्पररी वर्ड का मतलब है कि अभी के टाइम पे, ठीक है, समकालीन में, तो ये है कि अभी के टाइम पे जो इंटरनेशनल थ्योरीज हैं, अभी हमने पढ़ा कि ये स्टेट फोकस्ड है, ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पे क्या होता है कि ये स्टेट से किसकी तरफ जा रही है, ये सोसाइटी की तरफ जा रही है। स्टेट फोकस ना होके सोसाइटी फोकस्ड हो रही है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जैसे मार्क्सिज्म हो गया, सोसाइटी के बारे में बात करता है, वहां के लोकल लोगों के बारे में, वर्कर वगैरह के बारे में। फेमिनिज्म कि सोसाइटी में जो महिलाओं की जो जो दशा है, जो कंडीशन है, उसके बारे में बात करता है। ठीक है, कि ऐसे नहीं कहता, जब फेमिनिज्म बात करता है तो मतलब ये थोड़ी बात करता है कि इस स्टेट में जो औरतों की कंडीशन है वो क्या है, वो बात करता है, सोसाइटी की बात करता है कि आज के टाइम पे जो सोसाइटी है वहां पे जो विमेन कंडीशन है वो कैसी है, उसकी बात करता है। तो इसलिए ये बोला जाता है कि आज के टाइम पे इंटरनेशनल रिलेशन जो सब्जेक्ट है, जो कि फुल्ली फोकस्ड हुआ करता था स्टेट पे, जो हर बात में स्टेट की बात किया करता था, वो आपका सोसाइटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, दिस इज बिकॉज एंटरिंग फ्रॉम द स्टेट सेंट्रिक वर्ल्ड सोसाइटी इनटू द ग्लोबलाइजेशन प्रमोट। ये सब जो कारण जो हो रहे हैं, हमने देखा था कि नेशन स्टेट में हम क्या, जब बॉर्डरलेस वर्ल्ड जो कॉन्सेप्ट डाल देते हैं, उसके बाद जो वो जो मेन जो कारण आता है वो ग्लोबलाइजेशन का होता है। मेन बेसिकली ग्लोबलाइजेशन को देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन ज्यादातर कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबलाइजेशन का आइडिया जो क्रिएट किया गया था अपना, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन है वो प्रमोट करता है कि सोसाइटी सेंट्रिक वर्ल्ड को। ठीक है, ये कुछ जो थिंकर हैं उनके व्यूज हैं, लेकिन कुछ थिंकर आज भी ऐसे हैं जो कि यही मानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन आज भी फुल्ली फोकस्ड है स्टेट पे, ना कि सोसाइटी पे। जैसे कि कैनेथ वोल्स है, इनके बारे में पढ़ते हैं हम। ये जो हैं अपने, ये क्या हैं, ये नियो, फिर क्या गड़बड़ होगी, एक मिनट। हाँ, ये जो है अपने जो थिंकर हैं, ये क्या है, नियो रियलिस्ट। हम जब आगे पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि क्या डिफरेंस होता है आइडियलिस्ट थिंकर में और अपने जो रियलिस्ट थिंकर हैं, फिर नियो रियलिस्ट थिंकर हैं, उनके बारे में हम आगे इंटरनेशनल रिलेशन में जो थ्योरी जब पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। केनेथ वोल्ज एक नियो रियलिस्ट थिंकर है, इनको स्ट्रक्चरल जो रियलिज्म के बारे में भी जाना जाता है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी इन्होंने दी है। ठीक है, और जो मरसिमर है, इन्होंने भी क्या कहा था कि ये बताते हैं कि वी आर लिव इन द स्टेट सेंट्रिक वर्ल्ड। ये जो दोनों थिंकर हैं ये यही बोलते हैं कि आज भी हम जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो फुल्ली फोकस स्टेट पे है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो जोसेफ नाई है, ये भी इंटरनेशनल रिलेशन के एक अपने थिंकर रहे, लेकिन ये लिबरल थिंकर रहे। इनकी एक स्टेटमेंट बहुत ही फेमस हुई है कि इन्होंने कहा था कि एवरीवन टॉक्स अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन बट वेरी फ्यू अंडरस्टैंड इट। कि सब लोग इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में सही तरीके से जानते हैं। ये जो स्टेटमेंट है आपकी जोसेफ नाई ने दी थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या दिक्कत हो रही है आज? हाँ ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो जोसेफ नाई है, ये अब ये क्या कहते हैं कि हम ये सोसाइटी को तवज्जो देते हैं। ठीक है, ये अलग अलग थिंकर के अलग अलग मतलब आइडियोलॉजी हो सकती है, थॉट्स हो सकते हैं इस चीज को लेके
कि हम सोसाइटी सेंट्रिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, या फिर आपको ये थिंकर के बारे में बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा थिंकर आज भी तवज्जो देता है स्टेट सेंट्रिक वर्ल्ड को, और कौन सा थिंकर जो तवज्जो देता है अपना सोसाइटी सेंट्रिक वर्ल्ड को। ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये चीजें हमें पता लग गई इंटरनेशनल रिलेशन की। ठीक है, अब हम जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया उसको थोड़ा सा जानेंगे कि ये क्यों साइन की गई थी, किस क्या कारण रहे थे उनके कारण साइन की गई थी, क्या इसके ऑब्जेक्टिव थे, और क्या हमें इसके आउटकम्स मिलते हैं ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पहले तो ये डेट पता होनी चाहिए कि ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया अपनी 1648 में साइन की गई थी। तो इसमें जो मेन जो था कि जो रोमन एम्पायर जो सिस्टम था वो रिप्लेस कर दिया गया, मैंने आपको बताया था नेशन स्टेट के थ्रू रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, और जिसको क्या बोलते हैं, वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये वर्ल्ड ऑर्डर कब तक चलता है, ये अपना 1648 से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक चलता है अपना। ठीक है, ये जो वेस्टफेलियन वर्ल्ड ऑर्डर जो बताया जाता है, लेकिन इसके जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के जो बैकग्राउंड है उसके बारे में हम जानेंगे कि ये जो ट्रीटी है, इस ट्रीटी की जो सिस्टर जो ट्रीटी है, एक ट्रीटी इससे पहले भी साइन की गई थी, उस ट्रीटी को क्या बोलते हैं, ओक्सबर्ग, ट्रीटी ऑफ ओक्सबर्ग। और ट्रीटी ऑफ ओक्सबर्ग में ये हुआ था कि जो ये बताया गया था कि जो प्रिंस है वो बताएगा, जो उसके अंडर जो जो लोग रहते हैं, उसके एम्पायर में जो लोग रहते हैं, वो उस स्टेट के अंडर जो लोग रहते हैं, वो प्रिंस बताएगा कि उनका धर्म कौन सा है। तो इसका मतलब यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्रिंस है एज ए स्टेट वो मोर पावरफुल है धर्म से। ठीक है, यहां हम देख पा रहे हैं कि जो प्रिंस स्टेट है इस ट्रीटी के अंडर वो ज्यादा पावरफुल है धर्म से, क्योंकि वो धर्म के बारे में बता रहा है कि आपका धर्म कौन सा होगा। मैंने पहले बताया था कि रोमन एम्पायर पहले क्रिश्चियन नहीं था, ये इनका जो लास्ट रूलर था उन्होंने मतलब जो क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया था, उसके बाद ये सब क्रिश्चियन बन गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस ट्रीटी में, ऑक्सबर्ग ट्रीटी में ये कहता है कि जो प्रिंस है वो बताएगा कि इनका धर्म क्या होगा। ठीक है, तो यहां से हमें देखने को मिलता है कि अब धीरे धीरे, पहले क्या था कि धर्म को ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी, अब हम धीरे धीरे मॉडर्न जो सोसाइटी है उसकी तरफ आते जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो स्टेट को क्या है धीरे धीरे रिलीजन से ऊपर रखा जा रहा है, वो डिसाइड करेगा कि अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हम जब बात करते हैं, जब सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि सेक्युलरिज्म, इंडियन जो सेक्युलरिज्म है वो वेस्ट के सेक्युलरिज्म से डिफरेंट है। ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए कि ये भी हम पढ़ाएंगे वैसे कि जो वेस्ट का जो सेक्युलरिज्म है वो अपने जो सेक्युलरिज्म से डिफरेंट कैसे है। तो इसमें क्या है कि अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रिंस को ज्यादा तवज्जो देने लगते हैं रिलीजन से ऊपर। ठीक है, ले ये पहला एक कारण हो गया, बैकग्राउंड अपना हो गया। दूसरा क्या है कि जो रोमन एम्पायर है, जो उस टाइम का जो रोमन एम्पायर था वहां पे 30 इयर्स ऑफ वॉर, यदि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 30 इयर्स ऑफ वॉर किससे रिलेट करता है, तो ये जो 30 साल का जो वॉर चल रहा था इसको ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने खत्म कर दिया था। तो ये जो वॉर, वैसे मैं बता दूं, ये जो स्टार्ट किया जाता है अपना, हाँ, तो ये जो वॉर अपना स्टार्ट होता है वो 1618 से स्टार्ट होता है, 1648 तक चलता है। तभी इसको क्या बोलते हैं, 30 इयर्स ऑफ वॉर। ठीक है, और 1648 में अपना ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन हो जाता है और ये वॉर अपना खत्म हो जाता है। और बेसिकली इस वॉर का सबसे बड़ा कारण यही था कि जो रिलीजन है, एक धर्म सबसे बड़ा फैक्टर था, और दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर था कि मिक्सिंग ऑफ रिलीजन विद पॉलिटिक्स। मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पे ये हो रहा था कि ये भी जो डिस्प्यूट का सबसे बड़ा कारण था कि ये माना जा रहा था कि रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ इन्वॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मर्ज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। धर्म को लेके भी काफी डिबेट्स होती थी।
क्योंकि उस टाइम पे जो क्रिश्चियनिटी के जो ऑर्थोडॉक्स और जो प्रोटेस्टेंट थे, जो दो ग्रुप थे, ठीक है, उनके बीच में भी काफ़ी डिस्प्यूट थे। इसलिए जो 30 इयर्स ऑफ वॉर जो होता है उस टाइम पे, उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन होती है, क्योंकि जो रोमन एम्पायर है उसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर जो जितने नेशनलिटी के लोग हैं वो सब सेम है। वो अलग-अलग नेशनलिटी के थे, उनमें डिस्प्यूट थे, ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन होती है, रोमन एम्पायर आपका खत्म हो जाता है, नेशन स्टेट इवॉल्व होते हैं, निकल के आते हैं इसमें, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रीटी ऑफ जो वेस्टफेलिया है, उसका जो मेन जो कारण क्या रहा है, ठीक है? 30 ईयर ऑफ वॉर्स उन्होंने एंड किया है और कैसे रोमन एम्पायर के बाद अपने नेशन स्टेट इवॉल्व हो गए। अब हम देखेंगे इसमें कि आउटकम्स क्या है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के, ठीक है? अब क्या है कि स्टेट को ज़्यादा तवज्जो दे दी जाती है, धर्म के ऊपर। पहले क्या था कि जो भी चीज़ें चलाता था वो चर्च चलाता था उस टाइम पे, ठीक है? चर्च को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी स्टेट की बजाय। लेकिन ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद क्या होता है कि स्टेट को पूरी पावर दे दी जाती है। स्टेट को बोला जाता है कंप्लीट सोवरेन, ठीक है? स्टेट को पूरी पावर दे दी जाती है। वो चाहे लॉज़ रिलीजन के बाद लोगों के लिए बनाए, धर्म के लिए बनाए, वो बताएगा कि आपका धर्म कौन-सा है, ये सब चीज़ें स्टेट डिसाइड करेगा, ठीक है? तो मेन जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर निकल के आता है, उसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी निकल के आता है। ये इसका सबसे बड़ा आउटकम होता है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का कि जो प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी निकल के आता है, और ये सोवरेन किसको बताता है? ये स्टेट को सोवरेन बताता है कि स्टेट सबसे ज्यादा पावरफुल है। अब ये कहता है, ये एक चीज और बताता है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ये कहता है कि देयर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट। मतलब उस टाइम पे क्या, जो चर्च ही हुआ करते थे बेसिकली, ठीक है? तो ये कहता है कि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। अब जो स्टेट है वो अपनी रक्षा खुद करे। तो इस वर्ड को, देयर इज नो वर्ल्ड गवर्नमेंट, इसको अनार्कियल बोलते हैं, कि जहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट ना हो। जब हम मोब्स के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो उसमें भी काफ़ी बार ये दिया जाता है कि स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बात, कंडीशन की बात की जाती है, काल्पनिक जो चीज़ है, उसमें भी इसी चीज़ की बात की जाती है कि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि नो वर्ल्ड गवर्नमेंट, यहाँ पे उस टाइम पे जो गवर्नमेंट होती है, चर्च को माना जाता था, तो उन्होंने कहा कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। अब जो स्टेट है उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी सिक्योरिटी की, ये बताता है, ठीक है? तो अब इसके बाद क्या है कि स्टेट के अंडर अलग अलग फैक्टर जो इमर्ज होने लगते हैं, ठीक है? तो इसके बाद क्या बताता है कि जो फीचर है स्टेट के, वो भी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में बताया जाता है कि सबसे बड़ा तो उसके स्टेट के अंदर पॉपुलेशन होनी चाहिए, उसकी एक फिक्स्ड जो बाउंड्री होनी चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, उसके अंदर गवर्नमेंट होनी चाहिए, और वो सोवरेन होना चाहिए लॉज बनाने के लिए, ठीक है? कानून बनाने के लिए वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, सोवरेन होना चाहिए, ठीक है? उसपे किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, चर्च वगैरह का या इसका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। वो अपने हिसाब से रूल बना सकता है अपने सिटीज़न के लिए, ठीक है? एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं इसमें, एक पॉइंट और भी दिया गया था कि वो जो इंटरफेयर नहीं करेगा किसी दूसरे के जो इंटरेस्ट है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। बेसिकली जो माने जाते हैं वो ये 4 ही माने जाते हैं कि पॉपुलेशन और बाउंड्री, जो टेरिटरी है, गवर्नमेंट है, और आपकी सॉवरेनिटी है। ये जो आउटकम निकल के आते हैं आपके ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? अब हम देखते हैं कि अब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हो गया, उससे पहले हमने इंटरनेशनल रिलेशन के जो बेसिक टर्म्स थी वो देख ली थी। अब क्या है कि हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, कि ये जो सब्जेक्ट जो बनाया गया था, जो बड़े जो 2 इवेंट इन्होंने बताए, जो वर्ल्ड वॉर 1 है अपना एक, और एक और क्या है, ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन की जाती है, ये जो 2 बड़े इवेंट है जिसके बाद अपना जो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशन, ये उभर के आता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है?
जो पहली चेयर जो इसकी है जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में बनाई जाती है, और उस चेयर को वुड्रो विल्सन चेयर भी बोला जाता है। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव हमें जानने पड़ेंगे, तो इसके जो ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनेशनल रिलेशन का, कि रिलेशन जानने क्यों है हमें। सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि रिलेशन इसलिए जानने हैं कि रिलेशन को इतना नॉर्मलाइज रखा जाए कि वॉर का सिचुएशन ना बने। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ वॉर, टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ वॉर, कि जो स्टेट है उनके अंडर जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वॉर होते हैं, वॉर हो किस वजह से होंगे, किस कारणों से होंगे। तो हमें कॉज जानना है सबसे पहले हमें, कि इंटरनेशनल रिलेशन के जो कॉज हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो स्टेट हैं उनके अंडर वॉर कैसे हो सकते हैं, और एम ये करना है कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, कि यदि वो हो भी रहा है, यदि होने के चांसेस भी हैं, तो उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। ठीक है, और जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें पीस स्टैब्लिश करना। सबसे मेन जो मोटिव निकल के आता है वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस, शांति स्थापित करना। ठीक है, दूसरा जो गोल है ये करता है कि जो इंटरनेशनल रिलेशन जो सब्जेक्ट है वो इंटरेस्ट किसका है, यूएस का है। जब हम आगे इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे, जो मेनली जो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, तो मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में इसकी पहली चेयर बनाई गई थी, और जो पहली चेयर का नाम वुड्रो विल्सन चेयर दिया गया था। तो इसका मतलब हमें इनडायरेक्टली हमें पता लग जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशन बेसिकली टिल्टेड किसकी तरफ होने वाला है, आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ टिल्टेड होने वाला है, अमेरिका की तरफ बेसिकली टिल्टेड होने वाला है। तो बहुत से जो थिंकर भी हैं वो ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये बेसिकली जो रिलेशन है, जो इंटरेस्ट है जो फुलफिल करता है वो अमेरिका के ही फुलफिल करता है, ये किसी और स्टेट के फुलफिल नहीं करता। उन उन थिंकर के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो रॉबर्ट कॉक्स है, इनकी बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है इस चीज को लेके, कि इन्होंने कहा था कि जो भी थ्योरीज जो दी जाती हैं किसी के द्वारा, वो किसी के लिए होती है। इससे मतलब वो इनडायरेक्टली बताना चाहते हैं कि जो भी आज के टाइम पे जो सब्जेक्ट बनाए जा रहे हैं, जो भी थ्योरीज जो दी जा रही हैं, तो वो जो थ्योरीज जो डेवलप की जाती हैं, वो अपने पर्सनल मोटिव के लिए डेवलप की जाती है, अपना पर्सनल मोटिव फुलफिल करने के लिए वो डेवलप की जाती हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये जो स्टेटमेंट है आपकी रॉबर्ट कोक्स की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि थ्योरीज आर ऑलवेज बाय समवन फॉर समवन। ये भी डायरेक्ट आपसे काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आज के जो अपनी वीडियो थी इसमें हमने जो बेसिक जो टर्म थे इंटरनेशनल रिलेशन की वो मैंने आपको बता दी हैं, और जो मेन जो थ्योरीज हैं जिसमें हम जो लिबरल थिंकर के बारे में बात करेंगे, जो रियलिस्ट थिंकर है उनके बारे में बात करेंगे, नियो रियलिस्ट जो थिंकर है उनके बारे में हम बात करेंगे। मतलब सब्जेक्ट बहुत ही वास्ट है अभी। ठीक है, उनको थोड़ा इन डेप्थ और पढ़ेंगे हम। बेसिकली इस इंटरनेशनल रिलेशन में ही बहुत सी कंट्रीज के रिलेशन आ जाते हैं अपने, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसी में जो मॉडल आते हैं अपने, फिर वो चाहे बिलियार्ड मॉडल हो, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। जो अपने जो टर्म्स हैं, जो कि जैसे नेशनल सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो गया, कलेक्टिव सिक्योरिटी हो गया, बैलेंस ऑफ पावर हो गया, बैलेंस ऑफ डिटरेंस हो गया, जो न्यूक्लियर आर्मामेंट से रिलेट करता है। और जो इंटरनेशनल इवेंट्स है जो करंट में चल रहे हैं या जो आपके पास्ट में हैं, उनके बारे में हम इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये होने वाला है। और जुड़े रहें आप लर्न हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के साथ। ये जो अपना कोर्स है इसके रिगार्डिंग मैंने जो 2 वीडियोस हैं वो पहले भी आपको प्रोवाइड कर दी हैं। वो भी आप जाके अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे और एप्लीकेशन पे, दोनों पे अवेलेबल हैं। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। आपकी कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या है वो आप हमें जो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में उसमें पूछ सकते हैं। और जो हमारा जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, उस पे भी डायरेक्टली आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी उसका आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे। और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियोस बनाने का। ठीक है, जुड़े रहें
और अभी के लिए अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से दम लगा के करें, क्योंकि अगले 1 से 1.5 महीने में आपका जो एग्ज़ाम है जून जून का जो कैंसिल हुआ था वो आपका होने वाला है। ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।